Hello students, today we are going to continue with our next lecture on research methodology and medical statistics. इससे पहले हम कवर कर चुके हैं व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो एक टाइप हमने पढ़ा था क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या क्या फेजेस होते हैं वो हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। एक रिसर्चर है, उन्होंने पीसीओडी के लिए एक ड्रग डेवलप किया है। तो क्या एनिमल एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद पीसीओडी में उसकी ड्रग की एफिकेसी देखने के बाद क्या वो उस ड्रग को डायरेक्टली मार्केट कर सकते हैं, डायरेक्टली पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। उससे पहले 4 फेजेस का रिसर्च, 4 फेजेस की क्लिनिकल ट्रायल उनको जो है सक्सेसफुली क्रॉस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही परमिशन होती है कि आप अपना डेवलप्ड ड्रग मार्केट कर पाओ या फिर पेशेंट्स को दे पाओ। तो लैब से क्लिनिकल सेटिंग तक आने में ड्रग को क्या क्या फेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये 4 फेजेस कौन कौन सी हैं? जब हमने एक ड्रग का एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया, एनिमल एक्सपेरिमेंट किया और हम उसको फेज 1 में लेके आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। फेज 1 में आता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन फार्माकोलॉजी स्टडी, जिसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फेज 1 क्रॉस कर लिया ड्रग ने, अब वो आ जाएगा फेज 2 में, दैट इज थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी। फेज 2 भी क्रॉस कर लिया, अब आएगा फेज 3 में जो कि है थेरेपेटिक कंफर्मेटरी स्टडी। अब हम इस ड्रग को कैसे जानेंगे? न्यू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि एक रिसर्चर मार्केट कर सकता है। और फिर आती है फेज 4 स्टडी, दैट इज पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। ओके, so we have got 4 phases with us. Phase 1 is human pharmacology, phase 2 is therapeutic exploratory, phase 3 is therapeutic confirmatory and phase 4 is post marketing study. सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 में क्या होता है। रिसर्चर है, अपना क्लिनिकल सेटिंग में वो कुछ हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी वॉलंटियर्स को बुलाएंगे। ये कितने होंगे? 20 to 80 हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं जिसमें कि वो अपना ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। पर्पस क्या होता है फेज 1 का? सिलेक्शन ऑफ डोज इज द मेन पर्पस। और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि अगर आपको फेज 1 स्टडी करनी है तो उससे पहले कुछ चेक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। क्या आपकी ड्रग का प्री क्लिनिकल स्टडी हुआ है? क्वेश्चन 1, क्या सिंगल डोज टॉक्सिसिटी स्टडी हुआ है आपके ड्रग का? रिपीटेड डोज टॉक्सिसिटी स्टडी हुआ है? इसके अलावा लोकल टॉलरेंस स्टडी और कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स में म्यूटेनोजेनिसिटी का स्टडी हुआ है, इन विट्रो स्टडी, और कार्सिनोजेनेसिटी स्टडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कुछ प्री क्लिनिकल स्टडीज होती हैं जो अगर अगर उस ड्रग का ये सब स्टडी हुआ है तो ही हम उसको फेज 1 में ला सकते हैं, उससे पहले नहीं ला सकते। अब फेज 1 में हम क्यों जा रहे हैं? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है? तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमने देखा सिलेक्शन ऑफ डोज। आपको मालूम है कि एनिमल एक्सपेरिमेंट किया तो पीसीओडी में ये स्पेसिफिक ड्रग इफेक्टिव मिला, पर कितनी डोज में इफेक्टिव मिला? अब ये सिलेक्शन ऑफ डोज होने वाला है फेज 1 स्टडी से। साथ में पीकेपीडी, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। यू नो द डिफरेंस? ड्रग फार्माकोडायनेमिक क्या है? व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, और इसका ऑपोजिट है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो एक ड्रग की सेफ्टी स्टडी, टॉलरेबिलिटी स्टडी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और हम कहाँ पे कर रहे हैं ये सब चीज़ें? क्लिनिकल सेटिंग में कर रहे हैं। रिसर्चर है, हॉस्पिटल में है, नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, और ये जो स्टडी हो रही है ये हॉस्पिटल सेटिंग में हो रही है। तो जैसे ही कोई ड्रग रिएक्शन आएगा वहीं पे उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं।
So this is also known as PK/PD study, that is pharmacokinetic and pharmacodynamic study. So this is phase 1 trial. ओके, नेक्स्ट आते हैं फेज 2 ट्रायल पे। अब फेज 2 ट्रायल में क्या बदल रहा है? फेज 1 में आपको पता है ये हेल्दी इंडिविजुअल्स थे, ओके, हेल्दी इंडिविजुअल्स थे। फेज 2 में क्या होता है कि हम डायरेक्टली पेशेंट्स पे काम करते हैं। मैं पीसीओडी पेशेंट्स पे जो है रिसर्च करूंगी। तो पार्टिसिपेंट्स कितने होने चाहिए? 50 to 300 पेशेंट्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। आप क्यों करते हो ये स्टडी? टू इवैल्यूएट ड्रग इन अ पर्टिकुलर इंडिकेशन। दिस इज थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी। मुझे पता चला कि मेरा ये ड्रग इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी काम कर रहा है, पीसीओडी के और बायोकेमिकल पैरामीटर्स पे भी काम कर रहा है। तो ये क्या हो गई? एक्सप्लोरेशन हो गई। आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि ये ड्रग पीसीओडी में कौन सी एंटिटी पे काम कर रहा है। दिस इज एक्सप्लोरेशन इन ह्यूमन बॉडी, ओके। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हैं तो वो भी आपको मालूम पता चल जाते हैं। और फेज 3 के लिए आप क्या डोसेज रेजिमेंट दोगे, आप उस ड्रग को कैसे देना चाहते हो, 1 TDS 2 BD, वो सब कहाँ से क्लियर होगा? फेज 2 की स्टडी से होगा। फेज 2 की स्टडी के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इसको दो तरीके से देखते हैं, फेज 2A एंड फेज 2B। फेज 2A में क्या होता है? ये एक ओपन अनकंट्रोल्ड ट्रायल होता है। व्हाट इज अ कंट्रोल एंड व्हाट इज योर इंटरवेंशन? अगर हम किसी स्पेसिफिक डिजीज पे काम कर रहे हैं, एक नया ड्रग हम मार्केट में लेके आना चाहते हैं, तो ये मेरा इंटरवेंशन है जो नया ड्रग है। जो ड्रग ऑलरेडी मार्केट में है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, या तो हम उसको कंट्रोल में ले सकते हैं ताकि हम दोनों का अफेक्ट जो है कंपेयर्ड अफेक्ट देख पाए कि एक्चुअल मेरे ड्रग ने कुछ काम किया कि नहीं किया। इन द सेम वे आपका कंट्रोल प्लेसेबो भी हो सकता है जिसमें कि उसका कोई डिजीज के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं है, बट हाँ उसको हम कंट्रोल के अंदर ले रहे हैं ताकि बायसनेस क्रिएट ना हो। तो ओपन अनकंट्रोल्ड ट्रायल, ओपन मतलब रिसर्चर को भी मालूम है, पेशेंट को भी मालूम है कि कौन सा ड्रग किसको दिया जा रहा है, किसको कंट्रोल दे रहे हैं, किसको इंटरवेंशन दे रहे हैं। ओपन अनकंट्रोल्ड ट्रायल, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता फेज 2A स्टडी में। स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स हम लेते हैं और डोज रेंजेस के बारे में पता करते हैं कि एक दिन में कितना डोज होना चाहिए, इतना डोज देंगे इतने टाइम तक तो उसका इफेक्ट हमें मिलेगा। उसके साथ आता है फेज 2B जिसमें कि प्लेसेबो भी होता है, कंट्रोल्ड भी हो सकता है, और ये एक डबल ब्लाइंड स्टडी होता है। नाइदर द इन्वेस्टिगेटर नोज नॉर द पेशेंट नोज कि किसको कौन सा ड्रग दिया जा रहा है। इसका यूसेज कहाँ पे होता है? क्लिनिकल डोसेज शेड्यूल करने में। आपने डोज रेंज पता कर ली, इतने से इतना मिलीग्राम आप दे सकते हो, अब कितने शेड्यूल में आप उसको देंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। एस्टैब्लिश इंसिडेंस ऑफ बेनिफिशियल एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। आपको मालूम जो है पता चल जाता है कि अगर ये जो मेरा ड्रग था ये पीसीओडी में काम कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर हार्मोन को ज़्यादा बढ़ाने वाला हो। ये भी हो सकता है कि भले ही वो पैथोलॉजी पे काम कर रहा पर उसके कोई सिस्टमिक इफेक्ट भी हमें मिलने वाले हैं बाकी विसरा पे या बाकी सिस्टम्स पे, जो कि हमें पता चल जाते हैं फेज 2 स्टडी में। अब इसके बाद हम आते हैं फेज 3 स्टडी में। अब फेज 3 में क्या हुआ? इससे पहले हम एक ही जगह पर रिसर्च कर रहे थे। आप देखो फेज 1 में भी हम एक ही जगह पे रिसर्च कर रहे थे, फेज 2 में भी हम एक ही जगह पे रिसर्च कर रहे थे। अब फेज 3 में हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। अब हम मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स पे जा रहे हैं, डिफरेंट सेंटर्स पे डिफरेंट रिसर्चर्स के साथ एक टीम बना के हम मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं। सेम ड्रग,
similar kind of patients but in different centers. So this is your phase 3 trial. अब ये हम क्यों करते हैं? पहले हमने थेरेपेटिक एक्सप्लोर किया था, अब हम कंफर्म कर रहे हैं। आप एक सेटिंग में उसको रिपीट नहीं कर रहे, आप मल्टीपल सेटिंग्स में उसको रिपीट करते हो, तो कंफर्म होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर जो है सेटिंग में भी आपने ड्रग दिया, उसका भी आपको इफेक्ट मिला। तो बहुत सारी जब आपकी रिसर्च का रिजल्ट रेप्लिकेट होता है या उसको जो है क्रेडिबिलिटी तब मिलती है जब उस ड्रग को आप कहीं भी किसी भी उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए देते हो तो उसका इफेक्ट आपको पता है कि मिलेगा। और ये किससे कंफर्म होता है? मल्टी सेंट्रिक ट्रायल से। ये हम और किसके लिए यूज कर सकते हैं? कोई प्रिवेंटिव इफेक्ट किसी ड्रग का हो, थेरेपेटिक इफेक्ट है, उसके लिए यूज करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में आ गए हैं तो यहाँ पे जो पेशेंट्स है वो आपके हंड्रेड्स में जाते हैं। ओके, अब इसको भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, 3A एंड 3B। 3A स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन अ लार्ज नंबर, और अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है पेशेंट्स की, तो जैसे रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी है, हम उसमें भी इस ड्रग को देख के देखते हैं कि क्या इस इंटरवेंशन का इस पर्टिकुलर डिजीज के साथ कोई फाइंडिंग तो नहीं मिल रहा है। ओके, सो दिस इज मल्टी सेंट्रिक ट्रायल। उसके बाद आते हैं एक्सटेंडेड ट्रायल्स पे। एक्सटेंडेड ट्रायल्स का मतलब क्या है कि आप और डेंस जा रहे हैं अपनी स्टडी के साथ, जितना हो सके उसको मल्टीपल सेंटर्स पे कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स का एक्सपोजर हो रहा है उस ड्रग के साथ, तो आप उसको और एक्सटेंडेड वे में लेके जाते हैं। बट स्टिल वो आपको जो है फोर्थ स्टडी के पहले वाला जो है, सो थर्ड बी एंड फोर्थ फेज ऑफ स्टडी दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। अभी क्या हुआ है, थर्ड बी में आपका जो है प्रोडक्ट वो भी लॉन्च नहीं हुआ मार्केट में। ऐसा नहीं है कि कोई जाएगा केमिस्ट के पास और वो ड्रग का डिमांड कर सकता है, नहीं। अभी क्या है, सिर्फ रिसर्चर को पता है कि वो उस ड्रग पे काम कर रहा है, तो वो जहां जहां अपना ड्रग भेजना चाहेगा वहां वहां उसका ड्रग जो है जाएगा। अब यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें आप एक कंट्रोल लेके चलते हो। कंट्रोल एक प्लेसेबो भी हो सकता है। प्लेसेबो क्या है? ऐसा ड्रग, ऐसा एंटिटी जिसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट आपको उस डिजीज इलनेस पे नहीं मिलने वाला है। तो एक कैप्सूल में चाहे आप स्टार्च डाल दो या फिर जो है किसी और फॉर्म में आप प्लेसेबो भी दे सकते हो कि उसका डिजीज पैथोजेनेसिस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, उसको कंट्रोल में बस आप रख रहे हो। या फिर एक बार आप एक एक्टिव ट्रीटमेंट कंट्रोल भी यूज कर सकते हो, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि ऑलरेडी इस डिजीज के लिए एक ड्रग अवेलेबल था मार्केट में, उससे कंपैरिजन में हम ये देख रहे हैं एक्टिव कंट्रोल भी हो सकता है। हिस्टोरिकल कंट्रोल, बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर ड्रग चलता आ रहा है, हमको मालूम है कि इस डिजीज के लिए जो है इतने सालों से ये ड्रग यूज कर रहे हैं, तो हम उसको भी एज अ कंट्रोल यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें और क्या बेनिफिट्स होते हैं? उस ड्रग की टॉलरेबिलिटी एंड सेफ्टी हमें पता चल जाती है, और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्लान है, उसके ऊपर आपके नया ड्रग का क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमें पता चलता है जब हम उसे कंट्रोल से या ऑनगोइंग ट्रीटमेंट जो पहले से चल रहा है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट उसके साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फेज 4 स्टडी, जिसमें कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडी भी उसको बोला जाता है। अब क्या किया कि थर्ड फेज जैसे ही पूरा हुआ तो रिसर्चर ने अपनी ड्रग को जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया, और अब क्या है कि वो ड्रग कोई भी लाके ले सकता है। मतलब व्हेन समथिंग इज अवेलेबल इन मार्केट, द कंज्यूमर हैज द चॉइस कि वो कभी भी जाके जो है वो ड्रग को ले सकता है। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस जो है वो, उसमें कंडीशन क्या है कि आपका ड्रग FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ से आपका ड्रग अप्रूव होना चाहिए, तभी आप उसको दुनिया में कहीं भी जो है उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। और मार्केटिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टडी पूरी हो गई है, नहीं, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आप देखते हैं जिसमें कि एक ड्रग
पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस में आया और तब उस ड्रग को हटाया गया क्योंकि उसके एडिशनल जो थे साइड इफेक्ट वो हमें पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस में पता चले। ओके, अब क्या फायदा होता है इस स्टडी से? फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है? फार्माको प्लस विजिलेंस। अगर किसी ड्रग का कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है या अनवांटेड कोई इफेक्ट है तो वो फार्माकोविजिलेंस जो है वो कमिटी इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। आयुर्वेदा में भी आपको ऐसे जो है फार्माकोविजिलेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या कौन कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन से ये रेगुलेट होता है। फिर आते हैं कंपैरेटिव स्टडी, स्टडीज फॉर न्यू इंडिकेशंस। अगर एक ड्रग पीसीओडी के लिए आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि उस ड्रग का कोई एडिशनल इंडिकेशन भी हो। ये भी हो सकता है कि कहीं वो फैटी लीवर में भी जो है उसका अच्छा एक्शन हमें मिला या किसी और डिसऑर्डर में हमें उसका अच्छा एक्शन मिला। तो ये सब हमें पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस में पता लगता है। मार्केटिंग ओरिएंटेड इंक्लूडिंग सीडिंग ट्रायल्स। अब ट्रायल डिजाइन आप इसमें क्या यूज करते हो? ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि इतने पेशेंट्स ने ये ड्रग खरीदा, उसमें से आपने उनको ट्रेस किया। केस कंट्रोल स्टडी भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो है ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस स्टडी की जाती है। इसके साथ साथ एडिशनल एफिकेसी, सेफ्टी प्रोफाइल, न्यू कंपैरिजंस। पेशेंट्स का एक ग्रुप था जो पीसीओडी के लिए कोई और ड्रग यूज करता था, अब उन्होंने ये पर्टिकुलर ड्रग यूज करना स्टार्ट किया, तो कंपैरिजंस आपको पता लगेंगे। डोसेज शेड्यूल आपके चेंज हो जाएंगे क्योंकि उससे पहले क्या था कि हम चूज कर रहे थे हमारा ड्रग कौन ले, अभी क्या है अब पेशेंट्स चूज कर रहे हैं कि कौन सा ये ड्रग ले कौन सा नहीं ले। अब पीसीओडी का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो टीनेज में भी बहुत कॉमन है और इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा कारण हमें मिलता है। तो ये हो सकता है कि जो ये ड्रग है वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में ज़्यादा अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू पीसीओडी इन टीनेज एज ग्रुप। ओके, तो इसके अलावा अगर किसी और ड्रग के साथ उसका इंटरेक्शन है, पीसीओडी की एक पेशेंट है वो साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ भी सफ़र कर रही है तो उसका कुछ ड्रग उसको चल रहा होगा, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी उसको है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए जो ड्रग चल रहा था और जो पीसीओडी के लिए उसने ड्रग लिया, हो सकता है उनका आपस में कोई इंटरेक्शन हो, वो उसकी एक पर्टिकुलर ड्रग की वजह से दूसरे का एक्शन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि एपिलेप्सी के कुछ ड्रग्स अगर वो साथ में लिए जाएं तो उनका एक्शन जो है कई बार अच्छा भी मिलता है और कई बार वो बुरा भी मिलता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्रॉस कर देते हैं। न्यू फॉर्मुलेशंस के बारे में हमें पता लगता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि योर ड्रग इज बीइंग एक्सपोज टू अ वेराइटी ऑफ पीपल। 12-13 साल के बच्चे भी उसको ले रहे होंगे अगर किसी भी ड्रग की हम बात कर रहे हैं, नॉट रेफरिंग टू ओनली पीसीओडी ड्रग ओनली। और जो है मान लीजिए मल्टी वाइटामिन जो है वो एक नए लॉन्च हुए हैं तो वो मल्टी वाइटामिन एक बच्चे का एज ग्रुप को भी दिया जा रहा होगा, एक ओल्ड एज को भी दिया जा रहा होगा, प्रेग्नेंट वुमेन भी वो ले रही होगी। तो हमें पता चलता है कि पेशेंट के सब ग्रुप्स जो है उसमें क्या क्या उस ड्रग का अफेक्ट या एक्शन हमें मिल रहा है। तो ये हुआ फेज 4। ओके, तो अभी चारों फेज हमारे रिसर्चर ने पूरे कर लिए, ही इज वेरी हैप्पी। पीसीओडी का जो उनका ड्रग था वो अब 4th फेज में ऑनगोइंग है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया। फेज 1 पर्पस क्या था? सेफ्टी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का पता लगाना, पीकेपीडी स्टडी, बायो एक्टिविटी एंड ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन भी हम इसमें देख सकते हैं। हेल्दी वॉलंटियर्स पे किया जाता है यूजुअली, अदरवाइज सब्जेक्ट जिनको इंडिकेशंस नहीं है वो हेल्दी वॉलंटियर्स की तरह हम उनको सब्जेक्ट्स में लेंगे। कितने पेशेंट्स को आप दे सकते हो? 20 to 80 पेशेंट्स का हम देखते, पेशेंट्स नहीं 20 to 80 हेल्दी वॉलंटियर्स में हम इसका स्कोप देखते हैं। कितने टाइम तक आपकी स्टडी चलती है? 6 से 12 महीने ये स्टडी आपकी चलती है फेज 1 की। फिर आते हैं फेज 2 पे, तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट
अगर कहीं पे है तो हमें यहाँ पे पता लग जाते हैं। थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन हो जाती है, एफिकेसी का पता लग जाता है। किसको दिया जाता है? सब्जेक्ट विद इंडिकेशन। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वो केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको उनकी उस ड्रग की ज़रूरत है। स्कोप क्या रहता है? अप टू जो है हम 100-200 पेशेंट्स तक करते हैं। 1 to 2 ईयर्स का स्टडी होता है। फेज 3 में आएंगे तो इसको भी हम सेफ्टी और एफिकेसी के लिए करते हैं। अभी लेबलिंग के लिए, न्यू फॉर्मुलेशंस के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्ट विद इंडिकेशंस, 100,000 पेशेंट तक जब मल्टी सेंट्रिक स्टडी चल रही है तो बहुत सारे सेंटर्स पे आप कर सकते हैं। 2 to 3 ईयर्स का ये स्टडी होता है। और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस स्टडी जो फोर्थ फेज स्टडी है, इसमें आपको उस ड्रग के न्यू इंडिकेशंस पता लगते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ड्रग का क्या इफेक्ट है आपको वो पता लगता है। और ये भी 100 to 1000 पेशेंट में एक्सटेंड हो सकता है। और ये स्टडी जो है ये बहुत समय तक ऑनगोइंग रह सकती है। जब आपका ड्रग मार्केट में आ चुका है तो मार्केट में आने के बाद उसका जो है स्टडी वो चलता ही रहता है। और कई बार हमें देखने को भी मिलता है कि ऐसे बहुत सारे ड्रग्स थे जिनको कि फेज 4 में मार्केट से हटाया गया। क्यों? क्योंकि उसके जो है बहुत हिडियस साइड इफेक्ट हमें उस पर्टिकुलर ड्रग के मिल रहे थे। ओके, तो ऐसे जो है कई तरीके से ड्रग्स भी होते हैं। और इसमें हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस को भी लेते हैं और साथ में अगर कोई गैजेट है या कोई डिवाइस है, कोई डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए भी हम जो है ड्रग डेवलपमेंट की ये प्रोसेस में उसको फॉलो करते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि पोस्ट मार्केट सर्विलियंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे कई सारे ड्रग्स आपको मिलेंगे जिसको कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस में जो है उसको सिस्टम से हटा दिया गया था। ओके, क्योंकि उनके जो है थैलिडोमाइड, रोफेकॉक्सिब ऐसे ड्रग्स थे जिनको कि मार्केट में आने के बाद रिमूव किया गया क्योंकि उनके अनवांटेड इफेक्ट्स हमें इंडिविजुअल्स में देखने को मिले। ओके, सो ये हुए 4 फेजेस जो कि हमने डिस्कस किए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किस पर्पस के लिए आप कौन से फेज में स्टडी करते हो, कितने वॉलंटियर्स या कितने पेशेंट्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ हैं और जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वॉलंटियर्स से रिलेटेड मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि इन स्टडीज़ को हम किस पर्पस के लिए कंडक्ट करते हैं। और साथ में जो अभी हमने इनके नेम्स डिस्कस किए थे, फेज़ 1 इज़ नोन एज ह्यूमन फार्माकोलॉजी स्टडी, फेज़ 2 इज़ नोन एज थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी एंड थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी स्टडी हम फेज़ 3 को बोलते हैं और पोस्ट मार्केटिंग स्टडी हम फेज़ 4 को बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ phases of clinical trials.